इस वक्त हो रहा है सवात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है, ये सबके दामन तक पहुंच सकती है। इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है, वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। आज आपने जो कौमी असेंबली में स्पीच की है, अवामी जज्बात की तर्जुमानी की है, तो कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान की सारी खराबियों का? बेसिकली कौन से अदारे सर क्लियर कर दें? अदलिया, घरों की हिफाजत करने वाले और ये पार्लियामेंट। ये सर अदारे क्या होगा सर? क्या सियासतदानों की वजह से ये जुर्रत पकड़े तो फिर ही खत्म होगा सर। आप भी तो उसी ऐवान का बस, हम तो सौदा खरीद हो जाते हैं ना। मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा, यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो, तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो, लेकिन साथ साथ ये सोच ले कि फिर हमने मुजरिमों को, यानी जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे जो एनआरओ मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। इनसे बहुत कुछ सवाल कर रहे हैं आज के दिन हमने, लेकिन आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर की, उसमें उन्होंने एक अंदिया दिया कि हालात खौफनाक होते चले जा रहे हैं। सवात का और KPK का उन्होंने जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त इक़्तिदार की गेम नहीं होनी चाहिए, जो संगीनी हालात की है उनको नजर में रख के हमें मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। ये एक इशू है जो आपके सामने रखेंगे और फवाद चौधरी साहब से ये भी पूछेंगे कि आतिफ खान इनके वजीर हैं, 80 लाख रुपए उनको भत्ते की पर्ची आ गई है, तो अब हालात जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाने चाहिए या इन चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए? जी चौधरी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी है, ख्वाजा आसिफ साहब को ये एहसास हुआ है कि हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और ये हालात क्यों ख़राब हुए हैं? अफ़गानिस्तान के साथ एक बहुत तवील अरसे के बाद जब ये हुकूमत आई थी, सो इमरान खान की हुकूमत ने पहली बार अफ़गानिस्तान के साथ एक आई वुड से एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन डेवलप किया था। जब SCO में इमरान खान गए थे उज़्बेकिस्तान में, और उसके बाद प्रेसिडेंट शफकत के साथ जो उनकी बातचीत हुई और जो अशरफ गनी के साथ पहले उनकी बातचीत हुई, हमने जो फ्रेमवर्क अफगानिस्तान के साथ शुरू किया था, उसके ज़रिए हम गवादर को लिंक कर रहे थे काबुल के साथ और मज़ार शरीफ से, फिर जो मज़ार शरीफ के साथ और मज़ार शरीफ से ताशकंद जो है वो हम ले जा रहे थे। ये वो बुनियादी मंसूबा था जो इमरान खान ने जिसकी तरफ अमली कदम उठाए। ये ख्वाब तो शायद बड़ा पुराना है, लेकिन इसको अमली कदम जो है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यू रखा है, इस गवर्नमेंट ने तो ब्रेक नहीं किया। नहीं, मैं आपसे ये कहूँगा, आप पाकिस्तान के जो एम्बेसडर रहे हैं अफगानिस्तान में, जो अपने मंसूर साहब अभी जो रिटायर हुए हैं, आप उन्हें प्रोग्राम में बुलाएं और आप उनसे पूछें कि जब इमरान खान की हुकूमत गई है उसके बाद क्या किया इन्होंने अफगानिस्तान के साथ। आप उनसे पूछें कि इस वक्त तालिबान के साथ, अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ और ये जो वहाँ पे तरीके तालिबान के साथ हमारे से, उसका क्या हशर हुआ। ये जो सारे जोकर्स आके बैठ गए पाकिस्तान में, उन्होंने, आप फॉरेन ऑफिस में देखें, जरा पूछें बिलावल भुट्टो कितने दिन फॉरेन ऑफिस गए। बिलावल भुट्टो वॉशिंगटन की फ्लाइट मिस हो गई, वो सोते रह गए, अगले दिन फिर उनको शाम पे जाना पड़ा। इन्होंने एक दिन भी, फॉरेन सेक्रेटरी नहीं है पाकिस्तान में, हर एक अंधे को भी पता है, भी अगले वो महीने रिटायर हो रहे हैं, इन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी नहीं लगाया, एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और आपको और भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके जो रिपोर्टर हैं जो डिबेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, आप उनसे जरा कहें कि जरा चेक करें कि ये जो 6 महीने हैं इसमें फॉरेन सेक्रेटरी की वजीर आजम से कितनी मुलाकातें हुई हैं। ठीक, आपका ख्याल है कि फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात उनकी नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है, ये तो माइक्रो बात है ना, मैक्रो बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है हमारी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इन्होंने अब ये जो जरा सुनते लो, आतिफ खान तक चले जाने हैं, दोबारा 80 लाख रुपए, वो तो माइक्रो इश्यूज है ना, उसमें भी चले जाते हैं। की पर्ची आ जाना सीनियर वजीर को, वो तो आएंगी ना जब आप तबाह कर देंगे। आपने क्या किया है मैं अब आपको बताऊं, इन्होंने जो पाकिस्तान से खिलवाड़ किया है इस हुकूमत ने, ये जैसे जो ख्वाजा आसिफ जैसे जोकर जो पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर लगा दिए गए और
जिस तरह लगे वो भी शर्मनाक कहानी है। इलेक्ट होके आए हैं, लगे कैसे उनको, ठीक है, क्या इलेक्ट मतलब? भी कैसे होके आए हैं पता ही है, उसको छोड़ दें, चले आगे। उसके बाद इन्होंने जो अफगानिस्तान में जाएं और जाके आपका चूंकि आप उन चंद एंकर्स में शामिल हैं जो कि इस तरह के मामलात के ऊपर दिलचस्पी भी रखते हैं, आप जाके ज़रा मौलवी मुत्तकी को इंटरव्यू करें जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनसे पूछें कि ये अपना ख्वाजा आसिफ ने और ये जब से बिलावल भुट्टो आया है और ये जो इन्होंने तबाह किया है, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने हमारे सारा जो एक बड़ा विजन इमरान खान ने दिया था। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसकी सूबाई गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, जिनके होते हुए 9 साल हो गए पॉलिसी सूबाई को मैंने करनी है। नहीं, अब मसला ये है कि जो आप भत्ते की पर्ची तालिबान ने जो इधर भत्ते की पर्ची भाई लोकल तालिबान दे रहे हैं, भत्ते की पर्चियां इस तरह नहीं आ रही हैं। ये एक बड़ी तस्वीर की एक बहुत छोटा सा नुकरी है जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा ना उसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं, इस वफाकी हुकूमत, वफाक को आप माइनस नहीं कर सकते, दूसरा आप लोग जिनकी 9 साल से हुकूमत है, तीसरी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है जो टेररिज्म है उससे निपटना पीछे एस्टैब्लिशमेंट निपट रही है। खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर नहीं है, ये सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर। तो आप किसका फॉल्ट समझते हैं वहां पे कि किसने इतना काम नहीं किया कि जिसकी वजह से दोबारा तालिबान आ रहे हैं? सारा बेड़ा गर्क हो गया। इवन आई वुड से एस्टैब्लिशमेंट ने सारी तवज्जो जो है वो इधर आ गई जब अपने इमरान खान को निकाला। तो आप फायर फाइटिंग में चले जाते हैं ना, तो उन्होंने जो है वो इसको ख्वाजा आसिफ वगैरह जो थे, इन लोगों को तो खैर होश अकल ही नहीं थी, इनको तो पता ही नहीं था कि बातचीत बैकग्राउंड्स क्या थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हो रही थी जिसमें इन्होंने सारी जो है वो ब्रीफिंग देते थे, उसमें तो ये कभी आए ही नहीं। आप जरा उठा के देखें जो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने वहाँ पे, मेरे ख्याल में इन्होंने ISI ने और चीफ साहब ने बड़ी सीरियस ब्रीफिंग्स दी थी वहाँ पे, वहाँ कभी इन्होंने कुछ ना नोट किया। प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते थे, अपोजिशन तो जाती थी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को तो जरूरत नहीं थी ना, प्राइम मिनिस्टर को तो ब्रीफिंग्स अलग मिलती थी ना। अपोजिशन में भी जो लोग आते थे वो इतने इल प्रिपेयर्ड थे, उनको कुछ पता नहीं था क्या करना है। अच्छा, वैसे ये इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले ये कहा था कि उनसे एक सवाल किया गया था कि क्या आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो खान साहब ने कहा था कि हो भी नहीं, रही नहीं भी हो रहे, और उस पर नून लीग की तरफ से खासा रिएक्शन आया था, सनाउल्लाह साहब की तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बहुत उन्होंने रिएक्शन का। आज रियाज पीरजादा साहब भी उस पर बोले हैं, जावेद लतीफ साहब भी बोले हैं। तो ये फरमाइएगा वाकई को मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये ऐसे ही घबरा जाते हैं हर बात के ऊपर। देखिए, एजेंसीज होती हैं ना पूरी दुनिया में, ये यूनिक नहीं है पाकिस्तान के साथ, वो सबसे ताल्लुक़ रखती हैं, वो ख़त्म नहीं करती कभी भी अपने ताल्लुक़। और दिस इज़ द वे एजेंसीज एंड इदारे काम करते हैं। उन्होंने ये हुकूमत तो टेम्परेरी है ना, उन्होंने तो मुस्तकिल है, उन्होंने तो रहना है, तो जाहिर है कि वो सबसे अपने ताल्लुकात रखेंगे। तो आपका जो राब्ता है वो एजेंसियों के साथ है, बेसिकली ISI के साथ? ये मैं स्पेसिफाई तो नहीं कर सकता किसके साथ ताल्लुक है किसके साथ नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो इदारे हैं ना वो अपना ताल्लुक सबसे रखते हैं। ठीक, तो आपके साथ राब्ता है, उसमें राब्ता है। ओके, मुज़ाकरात किस लेवल पे हो रहे हैं? मुज़ाकरात में जो देखे ना वो खुद ही नजर आ जाता होता है कि क्या, जब आगे चलेंगे तो पता है। लॉन्ग मार्च पे हो रहे हैं, इलेक्शन पे हो रहे हैं, गवर्नमेंट पे हो रहे हैं, पाकिस्तान में है ना, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के इश्यूज पे बातचीत होनी है। नहीं, अब देखिए ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि कोई गैर सियासी मुलाकात नहीं होती, सियासी मुलाकात होती है। इसका मतलब सियासी लेवल पे आपके राब्ते हैं। ख्वाजा साहब से ज्यादा किसको पता है कि सियासी मुलाकात होती है? तो बेसिकली सियासी लेवल पे जिस तरह की भी मुलाकातें होती हैं ख्वाजा साहब को पता ही है। नहीं, अब देखिए एक तरफ आप ख्वाजा साहब को नहीं पता तो शहबाज शरीफ साहब से पूछ लो, ख्वाजा आसिफ साहब शामिल है उस मुज़ाकरात में? पता नहीं, शहबाज शरीफ ने उनको एतमाद में लेना है ना, अब शहबाज शरीफ साहब ने उनको लिया है नहीं लिया हमें क्या पता। शहबाज शरीफ साहब राब्ते में है सारे मामले में, पिक्चर में? शहबाज शरीफ साहब तो होंगे राब्ते में डेफिनेटली। यानी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मुज़ाकरात में तो शामिल नहीं है, लेकिन ये जिस फिक्र का इजहार ये जो सारे छोटे प्लेयर कर रहे हैं ना, ये जो जावेद लतीफ वगैरह को तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ बेचारा, शहबाज शरीफ ने उन्हें काम मिलते भी नहीं होंगे, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं पता नहीं अब उनको शहबाज शरीफ ने क्या ब्रीफ किया। ठीक, वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि 3 लोग आपकी तरफ से थे, 3 लोग दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट थी, गवर्नमेंट उसमें शामिल नहीं थे। और मैं नहीं था तो मुझे पता नहीं। तो वैसे असद उमर साहब होंगे? पता नहीं कौन था, मैं नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता? मैं, मुझे पता नहीं। अच्छा, आपसे बाला बाला हो रहे हैं मुज़ाकरात? मैं नहीं हूँ। ओके, अब देखिए एजेंडा 2 ही हो सकता है, या तो लॉन्ग मार्च रोकना हो सकता है या अगले इलेक्शंस हो सकते हैं, 2 ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक चीज तो अलाउ की है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर आ भी जाएं तो बहुत अच्छी बात है आए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुज़ाकरात में मियां नवाज शरीफ भी शामिल है।
नहीं, ये तो सवाल हुआ था, उन्होंने सवाल किया था कि अगर नवाज शरीफ आए तो आपको लगता है कि मुकाबला होगा। उन्होंने कहा मैं तो कमज़ोर टीमों से लड़ने पे कभी बिलीव ही नहीं करता, नवाज शरीफ आ जाए। देखिए पॉलिटिकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नवाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आए, वैसे भी उनको ही इज़ वांटेड इन पाकिस्तान, उनको फ़ौरन आना चाहिए। अगर अपने पैसों के साथ वापस आए, असल काम तो ये है, जो पैसे पाकिस्तान से उठा के इतने अरबों रुपये वो ले गए हैं, प्रॉब्लम तो वो है हमारा। और बाकी वो आए और इलेक्शन लड़े, सिर्फ हम ये समझते हैं, देखें उनको जो चैलेंज है ना, जो इस वक्त चैलेंज ये है कि नवाज शरीफ की 2 कन्विक्शंस हुई थी नैब कोर्ट से, 1 कन्विक्शन हुई है सुप्रीम कोर्ट से, जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। अब इनके खिलाफ तो अपील है हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी नजरसानी भी डिसमिस हो चुकी है। ठीक है। सो अब 2 ही तरीके हैं, या तो 2 ही तरीके नहीं है बल्कि एक ही तरीका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप वापस नहीं जा सकते। तो ओनली वे फॉरवर्ड इज कि पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में को मॉडिफाई करे। ठीक है। अब ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो नवाज शरीफ आए, अपना यहाँ पे अपनी सजा भुगतें, या हमारे वो जो पैसे लेके गए हुए हैं वो पैसे वापस करें, उसके बाद वो अपनी बारगेन करें और कैंपेन करें, हमें तो कोई प्रॉब्लम। ठीक हो, जैसे मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन इमरान खान साहब जब सहाफियों से मिल रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, उन्होंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि 3.5 साल में अगर हमें आधी पावर्स भी मिल जाती तो आप मेरा जो था शेरशाह सूरी के साथ मेरा कंपैरिजन कर सकते थे। आज भी उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा हालात मुश्किल होंगे कि मुझे अंदाजा ही नहीं था, और अगर पता होता तो मैं गवर्नमेंट छोड़ देता, और अगर इसी किस्म की गवर्नमेंट दोबारा मिली तो मैं दोबारा हुकूमत में नहीं आऊंगा। तो आज भी उनका यही कहना था कि पावर उनके पास नहीं थी। अब आपसे सवाल है कि वाकई पावर आपको मिली थी या नहीं मिली थी। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइएगा, ये वज़ीर साहब ने, साबिक वज़ीर साहब ने आज कहा है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि आप सोच भी नहीं सकते थे, जब हुकूमत में थे और आधी भी पावर होती तो आप शेरशाह सूरी होते, तो आपके पास इख्तियारात वाकई नहीं थे। नहीं, देखिए ये प्रॉस्पेक्ट की बात होती है। जो उस वक्त बात कर रहे थे खान साहब, वो ये बात कर रहे थे कि जब वो आए थे, हम जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और कैबिनेट का ओथ हुआ था, पहली ब्रीफिंग्स में ही हमें बताया गया कि 3 हफ्तों का आपके पास टाइम है, वरना हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। ठीक। सो हमने इस सिचुएशन में ये मुल्क जो है वो लिया था। उसके बाद फौरी तौर के ऊपर ये पड़ गया कि हम कहाँ से पैसे इकट्ठे करें, डिफॉल्ट ना हो, वो डिफॉल्ट से बचे। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना की सदी में ऐसी एक ही वबा आती है, वो कोरोना में पड़ गया। उसके बावजूद, इन तमाम के बावजूद जो है वो हमने ये परफॉर्मेंस दी। और जो पावर की वो बात कर रहे थे, वो ज्यादा बात कर रहे थे जो अकाउंटेबिलिटी साइड के ऊपर है कि अकाउंटेबिलिटी में हमारे पास नहीं था। वैसे उसमें भी मैं वैसे थोड़ा सा समझता हूँ कि हमारी अपनी भी उसमें गलती थी। वो सबसे बड़ी गलती ये थी कि पहले साल ही मेरा मशवरा ये था, मेरा ख्याल है मेरा मशवरा सही था। मैंने ये कहा कि सर ये हम कुछ भी कर लेना, नैब को इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड किसी ने नहीं मानना, हर बंदे ने कहना है ये नैब है और ये आप आए हैं। और हम जब गए उम्रे के ऊपर, पहला जो उम्रा के ऊपर गए, तो जब खान साहब वहां पे निकले रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो सारे पाकिस्तानी जो राइट लेफ्ट के ऊपर थे, उन्होंने सब ने ये कहा खान साहब को कि सर कोई और काम ना करे, इनको लटकाएं और पैसे वापस आए। सैकड़ों लोग थे हमारे। ठीक। अच्छा, उसके बाद जब वो आए तो मैंने कहा सर बात यह है कि लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे। ये नैब शैब जो है इसको इंडिपेंडेंट किसी ने नहीं मानना। हम 6, 8, 10 जो केसेस हैं, वो जो जेन्युइन केसेस बड़े हैं, उनको सिलेक्ट करें और FIA जो है वो उनको कन्विक्शन तक जो है वो लेके जाए, उसके ऊपर ना करें। ये आप चाह रहे थे नैब से केस लेके? मेरा ख्याल था कि नैब ही खत्म कर दें, या नैब खत्म कर दें या आप बड़े केसेस उनसे शिफ्ट करें, ये पॉसिबल। अब हमारा देखें अलमिया क्या होगा, लेकिन वो बात नहीं मानी गई आपके, वो बात नहीं मानी। उसमें फिर अलमिया हमारा ये हो गया कि नैब कंट्रोल में हमारे है नहीं। ठीक है। वो ना हमने जावेद इकबाल साहब को हमने अपॉइंट किया हुआ, ना उनकी कोई प्रोसिक्यूटर हम अपॉइंट कर रहे हैं। केसेस जो बनाए थे नैब ने, वो बनाए थे वो जो पिछला चेयरमैन था इनका, कमर जमान जो था, वो तो बिल्कुल ही ऐसा था। नवाज शरीफ अपने खिलाफ खुद केस बना रहा है, मरियम के खिलाफ केस उसने तबाह बर्बाद कर दिया बना के। सो हम मेरा जो चीज नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं कह रही होती, बहुत सारी बातें नहीं कह रही होती, ये भी नहीं हुई कि हम इसको ना फैलाएं और खुद इसको कर लें। अगर हम खुद कर लेते तो बेहतर था। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा कि नैब जो था, आपका ख्याल था कि आपके इख्तियार में नहीं था, तो फिर किसके इख्तियार में था? फिर देखिए वो तो फिर आप जब सिस्टम में होते हैं बहुत सारी चीजें
माननी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, वो कोई ऐसी बात तो आप नैब, यानी नैब को खुद गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, कहीं और से कंट्रोल हो? नैब वैसे ही अंडर द लॉ ही इंडिपेंडेंट, लेकिन शहजाद अकबर साहब के पास तो बहुत इख्तियारात थे। शहजाद अकबर के पास कोई इख्तियार नहीं थे। शहजाद अकबर जो थे वो उसके ये जो बनाया था उन्होंने FMU जो बनाया था, एसेट रिकवरी यूनिट का, उसका वो हेड थे। और आई मस्ट से शहजाद अकबर ने ये जो शहबाज शरीफ वाला केस बनाया, ये बड़ा अच्छा केस बना हुआ था। आप ये देखें ना जिस तरीके से ये निकले हैं, ये तो पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम को देखना चाहिए। अभी खैर लगा हुआ है केस, देखते हैं उसमें क्या फैसला। लेकिन फिर ये बशीर मेमन साहब के जो एतराज़ात थे वो तो फिर सच साबित हुए ना। उन्होंने कहा कि मुझे बुलवा के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आप ये केस लें, और उसके बाद FIA जो उनको पीछे लगा दे सारा। बशीर मेमन का झगड़ा था। मैं समझता हूँ बशीर मेमन के साथ गलत किया। वो उन्होंने 18 दिन पहले उसको बेइज्जत करके उन्होंने डिसमिस कर दिया उसको। अपनी वो बेइज्जती नहीं भूल रही, वो रोजाना नया किस्सा बना के आ जाते हैं। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ने किया ना, वो नहीं, वो झगड़ा उनका तो जो था ना वो 18 दिन पहले I'm sure उस वक्त आजम खान साहब ने कर दिया होगा। 18-20 दिन पहले मेरा ख्याल है उनको रिटायर कर दिया था, वो जबरदस्ती रिटायर, और महीना पहले वो जो है उसको वो उसका वो गुस्सा नहीं जाता, वो रोज अपनी तरफ से एक नई कहानी बनाता है। उनकी लड़ाई आजम खान के साथ है आपका? मेरा ख्याल है वो उनका यही था, और कोई झगड़ा जहां तक मुझे याद पड़ता है उनका कोई ऐसा इशू नहीं था। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, आजम खान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, पुराने ताल्लुकात थे। DGFIA ने तो मिलना ही है ना, रोज ही मिलना है, उसमें क्या। लेकिन आजम खान साहब जो हमेशा खुद ही लेकर जाते थे, क्योंकि इनके वो दोस्त। मैं आपको बताऊं, आप खान साहब को बड़े अरसे से बड़ा पुराना जानते हैं। वो खान साहब जो है वो इस तरह नहीं है कि वो लोगों के ऊपर इस तरह से जाली केसेस बनवाने का कहें या कहें। हाँ, जेन्युइन केस पे वो इंसिस्ट करेंगे कि ये लेके जाओ, करो, इसको करो। अच्छा, वैसे अगर आज आपकी गवर्नमेंट आ जाती दोबारा, तो आपका क्या ख्याल है कि फिर FIA फैसला करेगी, ये सब कुछ, या नैब करेगी, या कैसे आप ये रिकवरी करेंगे, या कैसे केस बनाएंगे आप? हाँ, ये तो आपको इसके ऊपर तो मेरा भी यही ख्याल है। पहले तो देखें, दो बातें हैं। एक तो हमें गैर जरूरी तौर पे केसेस फैलाने नहीं चाहिए। आपके जो बड़े 5, 7, 8 जरदारी फैमिली के केसेस हैं, नवाज शरीफ फैमिली के केसेस हैं, और 2 एक्चुअली माफिया तो यहाँ हर जगह ही बैठा हुआ है। आप किस किस को पकड़ें, तो वो आप बड़े 8, 10, 15 केसेस को कर लें, और बाकियों में। लेकिन केसेस का तो फैसला हो गया ना जी, अब तो बरी हो रहे हैं ना सब लोग। मतलब मरियम साहबा के केस को दोबारा कैसे खोलेंगे? ये तो जल्दी बरी हो रहे हैं, ये तो सारे वापस आएंगे। ये हमें इन्होंने अपनी एनर्जी जाया कर। डॉक्टर साहब का केस, इन सबको दोबारा रीओपन करेंगे। 100% ये रीओपन होगा। मेरिट पे डिसाइड ही नहीं हुए, तो आप इन सबको रीओपन करें। 100% ये रीओपन हो। लेकिन देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो रहा है, तो आप इन फैसलों को रिवर्स कैसे करेंगे? ये सारे टेक्निकल बुनियादों पे हो रहे हैं, एक भी मेरिट्स के ऊपर नहीं हुआ। इससे पहले सिर्फ आपको याद होगा हुदैबिया केस बना था 96 में, वो 2002 में रीओपन हो गया था दोबारा। केसेस तो ये रीओपन होने हैं, ये आसानी से तो नहीं जाने। तो आपका ख्याल ये है कि मुझे आप बताएं, हसन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने कोई बड़े जो है वो एलॉन मस्क हैं माशाल्लाह, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं कि वो उस अली रियाज को $100 मिलियन दे रहे हैं अपार्टमेंट का। कहाँ से वो अली रियाज को $100 मिलियन का अपार्टमेंट जो है वो बेच रहे हैं? नहीं, उसके पैसे तो आए थे रीरूट होके, वो तो पैसे कैबिनेट ने, वो तो अलग है, वो सेकंड पार्ट है ना कहानी का। अच्छा, नहीं, वो पहला पार्ट क्या? पहला पार्ट तो मैं कह रहा हूँ, वो तो ये मुसद्दिक मलिक को मैंने कहा उस दिन, मैं कहा डॉक्टर साहब दूसरे पार्ट पे तो आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये जो पहला पार्ट है कि अली रियाज को $100 मिलियन लिया अपने अपार्टमेंट का, ये मुझे बताए ना, ये हसन साहब जो हैं ये एलॉन मस्क थे या ये क्या रोनाल्डो हैं, ये क्या है कि इनके पास $100 मिलियन का देखिए, कैबिनेट से इजाजत आपने, पहला पार्ट तो ये हुआ ना, पहला पार्ट ये तो दूसरा पार्ट हो, नहीं, उन कपड़ों को धोया आपने, अगर वो गलत थे तो आपको नहीं धोना चाहिए था। नहीं ना, आप देखो ना दोबारा, मैं आपको पहले जरा समझ लें कि इशू क्या। पहला पार्ट है हसन नवाज की और अली रियाज का डील, जो $100 मिलियन की हुई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हसन जो नवाज शरीफ हैं, $100 मिलियन का अपार्टमेंट लेने की उनकी हैसियत कैसे बनी? ठीक है, यहाँ तो नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने अली रियाज के ऊपर ये तहकीकात जो एक सिविल केस ये उनका हुआ कि $100 मिलियन के आप बताएं कि कहाँ से आया, वो उसकी अभी तक कोई वो क्रिमिनल की चार्ज भी नहीं हुआ था। इन्होंने और NCA ने आपस में डील कर ली, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उन्होंने ये ऑफर की पाकिस्तान को कि हम ये पैसे वापस ले जाते हैं, लेकिन हमारी जो निगोशिएशंस हुई हैं NCA की और हमारी, वो आप डिस्क्लोज ना करें। हमारे पास 2 ऑप्शंस थे,
या तो हम एनसीए को कहते हैं कि हमें ये $100 मिलियन नहीं चाहिए, 148 मिलियन डॉलर, ठीक, हमें ये नहीं चाहिए, हम आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये था कि $148 मिलियन पाकिस्तान में आ रहा है, वो आप ले लें और दे दें। हमने कहा $148 मिलियन दे दें। ठीक हो। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है फवाद साहब, लेकिन सवाल आपके पास फिर छोड़ के जाना कि अब आप एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और रोज आप तक कहते हैं कि बस अब करने वालों, अब करने वालों, अब करने वालों, ताखीर क्यों हो रही है? और दूसरा, क्या वाकई इस महीने में हो जाएगा? और तैयारियां पूरी है। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। मैं दोबारा खुश आमदी। सर ये फरमाइएगा, ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, कब हो रहा है और क्या वाकई अक्टूबर में होगा, नवंबर में चला जाएगा? आपने कहा कि 2 हफ्तों में पता चल जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं? वो कहते हैं ना, हुई जो ताखीर तो कुछ बायस ताखीर भी था। तो मुज़ाकरात है, मैं आपको बता देता हूँ सर। अच्छा, हाँ, पता मुज़ाकरात से बायस ताखीर जा रहे हो। हाँ, वैसे तुसी छुपा लो। मैं नहीं छुपा रहा। अच्छा जी। लेकिन बात यह है कि देखें, मतमाए नजर क्या है, हम चाहते क्या है। ठीक, हमारा गोल है अर्ली इलेक्शंस, ठीक है, और हम चाहते ये हैं कि हम यहाँ तक पहुंच जाएं बगैर फसाद के। ये हमारा गोल है। अच्छा, अब उसके लिए हमें बातचीत करनी पड़े, उसके लिए हमें जो है कुछ देना पड़े, कुछ लेना पड़े, ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं, चलती रहेंगी। अब अगर ना कुछ हुआ, देखिए फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछे ना, नॉट एज अ पीटीआई, ठीक, सिर्फ ऐसे ही जो हम एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे, हमें पीटीआई को क्या नुकसान है अगर इलेक्शन आगे चले जाए? ये जो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी गलतियां 2 करनी थी, वो उन्होंने कर दी है। पहली गलती उन्होंने ये की कि जब हमें कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस मूव वो वापस ले लेते हैं और आप असम्बलियां तोड़ दें, ठीक, और हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तोड़ लेते हैं। वो टाइम था जब नवाज शरीफ साहब को अपना फैसला जरदारी से नहीं करवाना चाहिए था, उन्हें फैसला खुद करना चाहिए था। अगर वो उस वक्त तोड़ देते असम्बलियां, PMLN वुड हैव बीन एट बेटर फुटिंग। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला और चीफ जस्टिस साहब ने, बेंच ने बुला के शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप इलेक्शंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, उस वक्त इलेक्शन करवा देते, वो सेकंड बेस्ट चांस था। ठीक, आप तो देखें ना 4, 5, 6 महीने बाद, अब देखें उसके बाद से 36 इलेक्शन हुए, 36 इलेक्शंस में से 26 सीटें पीटीआई जीती। बिल्कुल सही। और इस वक्त हालत ये है कि ये जो आप ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं, रियाज पीरज़ादा साहब की बात कर रहे हैं, आज जावेद लतीफ़ साहब की बात कर रहे हैं। रियाज पीरज़ादा साहब तो चले, उनका वो उस तरह नहीं है। जो ये ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ़ हैं, इनको आप कहें कि ये जाके लक्ष्मी चौक में खाना खा के दिखा दें, इनको आप कहें राजा बाजार का चक्कर लगा के दिखा दें, इनको ना गंदे अंडे पड़े तो मुझे कहिएगा। ये इनका बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। और 8 महीने में, अब आप इतना सालों से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी कवर कर रहे हैं, 8 महीनों में क्या इनकी मौजूदा कर लेंगे? देखिए, हुकूमत की बैड गवर्नेंस है, इसमें कोई शक नहीं, और इसे मानना पड़ेगा कि ये ठीक तरीके से ओवरऑल भी नहीं कर सके जिस तरह इनको करना चाहिए था। लेकिन अब सवाल ये कि ये जो लॉन्ग मार्च के लिए मुज़ाकरात हो रही है, मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? और ये जो गिव एंड टेक है, कुछ देने के लिए तैयार है, कुछ लेने के लिए तैयार है, तो ये किसको दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं आप? देखें, एक छोटी सी जो बात पेश, एक ओवरऑल आपने दुनिया भी देखनी है ना। दुनिया में इस वक्त ये है कि यूक्रेन की जंग खत्म नहीं होने वाली, ठीक, वो भी चलती रहेगी, रिसेशन भी लंबा होगा। बाइडेन साहब जो है, ना उन्होंने ईरान से पाबंदियों को रिलैक्स करने का उनका कोई ख्याल है, ना ही वो यूक्रेन रशिया वॉर में कुछ जो है वो रिलैक्सेशन देंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो आके कुछ डॉलरों की बरसात कर दे इनके ऊपर। ना ही ये इतना अच्छा नाच रहे हैं कि इनके ऊपर सारे जो है आके डॉलर सुट दे रहे हैं। नाचने वाले नए लोग चाहिए इनको नहीं, इशू ये है कि शो अच्छा चाहिए, स्टेबल शो चाहिए। ठीक है। इनका जो इस वक्त ड्रामा है वो हो गया फ्लॉप मुकम्मल तौर पे। अब ये एक पिटी हुई फिल्म है, उसको 4 महीने और चला लें, ठीक है, चला लें। लेकिन सवाल फिर वही है कि किसको देने के लिए तैयार है, किससे लेने के लिए तैयार है? गवर्नमेंट से आपके? देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए, और आई बिलीव कि इसके ऊपर अब एक कंसेंसस है इदारों में भी, और अवाम ने तो बता ही दिया दोनों इलेक्शंस में कि जो 10 अप्रैल को जो हुआ नो कॉन्फिडेंस मूव का जो मामला था, वो जो कुछ रेजीम चेंज हुई, वो एक बुरा फैसला था। ठीक है। उसके नतीजे में पाकिस्तान में, अच्छा वो इंटरेस्टिंगली अदारों के अंदर भी ये आपका ख्याल फीलिंग है ये
कि गलती हो फीलिंग नहीं है, कंसेंसस है कंसेंसस कि वो फैसला जो है वो गलत सही हो नहीं गया। है, रजीम चेंज जो है वो गलत था, और इसे अनडू करना चाहिए, इसे आपका अनडू करना तो चाहिए। ये अदारे सोच रहे हैं इस पे। मेरा ये ख्याल है कि काफी पर अब पाकिस्तान सोच रहा है तो इदारे पाकिस्तान में ही है ना, वो कौन सा कोई ठीक है। आसमान तो पर आप पाकिस्तान को बचाने के लिए या पॉलिटिक्स को बचाने के लिए या पार्लिमानी जमहूरियत को बचाने के लिए आप कुछ देने के लिए भी तैयार हैं? 100%, 100%। मतलब क्या दे सकते हैं आप? मिसाल के तौर के ऊपर जो है वो मैंने ये कहा था, पहले भी मैंने ये बात कही है, खान साहब ने, कामरान खान साहब के इंटरव्यू में ये बात कही है, असद उमर साहब ने कई दफ़ा ये बात कही है। देखिए आइडियल पाकिस्तान के लिए क्या है? आइडियल पाकिस्तान के लिए ये है कि हुकूमत जो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट और हम ठीक। तीनों ही एक दूसरे को कुछ अकोमोडेट करें। ठीक है। और उस अकोमोडेशन को जो है, जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने अपने एड्रेस में आके बड़ी खुल के ये बातें जो हैं वो की। मेरा ये ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब का जो इस वक्त रोल है वो पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकता है। ठीक, यानी सदर साहब तीनों को बुला लें बुला लें और बिठा लें। बिल्कुल, आप तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल। इस तरफ से बिल्कुल पीडीएम की क़यादत आ जाए, आ जाए मियां शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल भुट्टो बिल्कुल आ जाए, हाँ वो आ जाए, वो अपने लोग एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वो अपने नुमाइंदे ले दे दें। आए। ठीक, और आप लोग यानी इमरान खान साहब आ जाए, तो खान साहब आएंगे? खान साहब नहीं भी आएगा, टीम नॉमिनेट कर नहीं, देंगे। फिर मुज़ाकरात कैसे हो? नहीं क्यों नहीं, अगर इमरान खान साहब नहीं आएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मतलब खान साहब की टीम जो आएगी वो तो खान साहब ही की आएगी ना, तो फिर इस तरफ से भी टीम भेज दें, टीम भेज दें, टीम हमें भेज कोई प्रॉब्लम। और आप उसके लिए एक्सेप्ट है। बिल्कुल। और आप क्या देंगे और आप लेंगे क्या उनसे? ये तो फिर बात हो जाएगी ना, हमें पता तो चले वो चाहते क्या। मतलब आप लॉन्ग मार्च से पीछे हट जाएंगे? हाँ लॉन्ग मार्च, अगर हमें इलेक्शन मिल जाए तो हमें लॉन्ग मार्च की क्या जरूरत है? और इलेक्शन कब मिल जाए आपका ख्याल? ये तय कर लेंगे पहले, वो मतलब मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए? इशू ये है कि अभी मैं और आप तो बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते। वैसे ऑप्शन ही है ना सर, एक ऑप्शन तो आप दे रहे हैं ना। वो आएंगे अपनी बताएंगे कि हम ये चाहते हैं, हम उनके सामने रख देंगे, हम ये। बस देखिए वो तो ये कह रहे हैं जी कि मुद्दत अपनी असम्बलियां पूरी करेंगे और उसके बाद फिर देखिए बात यह है, मुद्दत पूरी करने में दोबारा पीटीआई तो चाहती है फौरी इलेक्शन हो, ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में ये फैसला को पीटीआई का, पीएमएलएन का है नहीं, ये फैसला है पाकिस्तान की मईशत का। आप सारे इकोनॉमिस्ट, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को आप बुलाएं, 4, 5, 6 को आप अपने प्रोग्राम में बुला लें, आप उनसे असेसमेंट ले लें कि इस कदर अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन में ठीक, आप कितनी देर मुल्क चला लेंगे। नहीं वो बात ठीक है आप आपकी। वो फैसला देखिए करें। जो बात आपकी सही है ना, सब वो बात ठीक है कि वाकई इन हालात में मुल्क नहीं चल सकता, ये हकीकत है। लेकिन अब सवाल ये है आखिरी एक और बात, अब आप मुझे बताएं, आपकी इकोनॉमी जो है उसको बहुत ज्यादा, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंड करती है बाहर के मुल्कों पे। सही बात, और बाहर के मुल्क चाइना, यूएई, ये वो, तो वहां पे रिसेशन है। एक तो रिसेशन है, एक तो उनके अपने हालात खराब हैं। दूसरा मुझे ये बताएं, कौन सा मुल्क एक ऐसी हुकूमत के साथ बैठे के कंफर्टेबल होगा कि जिसको ये पता हो कि ये हुकूमत 6 महीने बाद जा रही है? कोई भी नहीं बैठेगा ना, लोग तो लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचेंगे। सो ये हुकूमत के लिए फिजिबल ही नहीं है कि वो ये इस तरह, ये तो आप सिर्फ एक जिद में बैठे हुए हैं कि जी ये हमारे केसेस जो हैं। लेकिन साहब सवाल ये है कि अगर ये सारी सूरत इसी तरह जारी रहती है और फिर भी आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो पाकिस्तान कहाँ होगा फिर इकोनॉमिकली? इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है, इसीलिए तो लॉन्ग मार्च के बाद पाकिस्तान कहाँ होगा? लॉन्ग मार्च से और अदम इस्तेकाम हो, आपको ये रियलाइजेशन है कि उसके बाद पाकिस्तान, इसीलिए हम तो डिले कर रहे हैं, गवर्नेबल नहीं रहेगा। इमरान खान से जब भी बात होती है, मैं आपको बताऊं, ये प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि खान साहब बड़ा प्रेशर रेजिस्ट कर रहे हैं। पार्टी के अंदर जो है वो सारे लोग सुबह उठते हैं, खान साहब को मैसेजेस शुरू होते हैं, शाम तक होते हैं, जी बड़े लोग मायूस हो रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के साथ जितनी होती है, आप बताएं ना, जो परसों खान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा मुझे पता है आप चाहते तो यही है कि मैं लॉन्ग मार्च की डेट दे दूं, लेकिन अभी थोड़ा खान साहब भी रेजिस्ट कर रहे हैं, और चूंकि उनको रिस्क का पता है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चल रही है जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि ये बात अगर मुकम्मल हो जाती ठीक है, ना हुआ तो लॉन्ग मार्च हो जाएगा। फिर जाहिर है, जाहिर है। वही ब्रेक लेना, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जो सब मसला ये है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और आपको लॉन्ग मार्च करना पड़ता है और गवर्नमेंट उसके बावजूद नहीं जाती, तो फिर क्या करेंगे? प्लान बी क्या? नहीं, गवर्नमेंट तो खैर जाएगी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस नहीं है। देखिए अगर एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट करना है फिर गवर्नमेंट को, देखें एस्टैब्लिशमेंट ने भी कोई सपोर्ट नहीं करना, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि देखिए हम क्या चाहते हैं।
हम चाहते हैं पाकिस्तान को, जब आप लॉन्ग मार्च की बात करते हैं तो जो अमूमी तस्वुर ज़हन में आता है वो श्रीलंका टाइप सिचुएशन जो है वो सामने आती है। वो इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। और अगर अब तक पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया हुआ है किसी ने, तो वो इमरान खान ने बचाया हुआ है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी जो है वो अवाम को लीडरशिप दे रही है। और अगर नहीं हो तो आज आपने हालात, आपको पता है, लोगों को अपने जेवर बेचने पड़ रहे हैं। अब वो हालात बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मसला फिर वही है कि अगर गवर्नमेंट इसके बावजूद नहीं जाती तो आपके पास प्लान बी क्या है? देखिए ना, गवर्नमेंट को पहली बात तो यह है कि अगर डेमोक्रेसी के पे ऊपर ये बिलीव ही नहीं करते, अगर आप 2 इतने बड़े इलेक्शंस हारते हैं, कोई और मुल्क होता, थोड़ी सी डेमोक्रेसी होती पाकिस्तान में, हमने नए इलेक्शन की तरफ खुद चला जाना था हुकूमत ने। लेकिन अगर जुतियां खा के जाना चाहते हैं तो फिर उनकी करिए। ठीक, आपको अंदाजा है कि जब आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट भी कर सकते हैं? नहीं, डिफॉल्ट तो शायद नहीं करेगा, डिफॉल्ट की तो नहीं है पोजीशन। वो तो इंशाल्लाह जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, वो तो कौन सा, वो तो हर जो हुकूमत भी आएगी वो पूरी करेगी। अब सवाल ये कि आपने लॉन्ग मार्च कर लिया, वफाकी गवर्नमेंट को आपने पैरालाइज कर लिया, तो फिर उससे क्या हो जाएगा सर? क्योंकि बाकी सूबे हैं आपके पास, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तो आप नहीं बंद कर सकते, वहां पर तो सड़कें नहीं बंद कर सकते, पंजाब की सड़कें तो आप बंद नहीं कर सकते, सिंध में ज़ाहिर है आपकी गवर्नमेंट नहीं। अभी हमने क्या करना है, ये तो लॉन्ग मार्च की नौयत हैयत ये तो अभी हमने बताई है। 27 किलोमीटर का शहर है, इसको आप चारों साइडों से नहीं अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अभी हमने ये डिटेल्स तो बताई ही नहीं क्या करना। अब देखें ना, 2 ही है ना सर आपके पास, या तो पूरा पाकिस्तान जैम कर दें, आप ये कहें कि मुल्क चल ही नहीं रहा, फिर ठीक है। लेकिन अगर ये 27 किलोमीटर का अगर आप शहर बंद भी कर देते हैं तो गवर्नमेंट कायम रहती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अभी हमने इसकी डिटेल्स तो बताई ही नहीं है। जब बताएंगे तब करेंगे। यानी सारे सूबे भी जाम, पता नहीं अभी क्या करेंगे। नहीं वैसे नहीं, अभी तो पता ही नहीं ना क्या करेंगे। तो आपने कोई फैसला नहीं किया? फैसला किया हुआ, बताया नहीं, कोई प्लान नहीं किया? नहीं, प्लान भी हर चीज प्लान है। अब देखें ना, 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, एक आप आए वफाक को यरगमाल बना लें और गवर्नमेंट चलती रहे, आप बैठे कोई काम या गवर्नमेंट चली जाए, कोई छोटा मोटा काम आईबी को भी करने दें, या पूरा मुल्क जैम कर दें, सारे तनख्वाह लेते हैं, उन्होंने चाहिए कोई अपना काम करें। अच्छा, बाकी सारा। लेकिन ये आपका ख्याल है कि वो एक ऐसा मरहला होगा कि जिसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा? जाहिर है निकलेगा, उसके बगैर तो करेंगे। और आपका प्रेशर या आपका हदफ कौन होगा? गवर्नमेंट होगी, एस्टैब्लिशमेंट होगी? नहीं, हमारा हदफ जो है वो तो बड़ा सीधा है। हमारा हदफ तो ये है कि आप नए इंतखाबात की तरफ जाए। नया इंतखाबात तो मौजूदा हुकूमत ने अनाउंस करना। ठीक, तो आप कब चाहते हैं इलेक्शन हो जाए? कब तक होता है ना, हर आदमी का विजन है कि जी मैं चाहता हूँ इलेक्शन हो। हम तो चाहेंगे अक्टूबर एंड में असेंबलियां टूटें और जनवरी तक इलेक्शन हो। जनवरी तक आप जनवरी तक चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए सर? और अगर इस दौरान आर्मी चीफ साहब की जो तैनाती है वो आपका ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए? अगर अभी असेंबली टूटे तो फिर हो भी नहीं सकते। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर नहीं सकते। ठीक है, और अगर ये गवर्नमेंट नवंबर निकाल जाती है और नया चीफ अपॉइंट कर लेती तो आप नवंबर नहीं करती, फिक्र ना करो। आपको यकीन है? बिल्कुल। कैसे? बस आखिर हमने भी कुछ सोचा हुआ, ये कोई ना कोई वजह हो सकती है। और मैं तो कह रहा कि कुछ काम आईबी वाले तो भी छो ना, भी बेचारे तनख्वाह लेते ना। तो आपका ख्याल है कि आईबी वो करे ना अपना इन्वेस्टिगेशन, पता करे ना कि आपको यकीन है कि नवंबर से पहले ये गवर्नमेंट चली जाएगी? और ये ऐसी गल्ला इंशाल्लाह लाइदा ये प्राइम मिनिस्टर साहब, इंशाल्लाह आपने लगाना, ये प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब अगले आर्मी चीफ को तैनात नहीं कर सकते, तो फिर तो यहाँ पे बहरान पैदा हो जाएगा। नहीं, कोई बहरान नहीं, क्योंकि जनरल बाजवा साहब तो चले जाएंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो वो अपना उन्होंने खान साहब ने इमरान खान के प्रोग्राम में यही कहा था कि हमें कोई इतराज नहीं अगर जो चंद महीने मजीद। नहीं, वो अनाउंस कर चुके हैं कि मैं अपने टाइम पे रिटायर। तो जब लीगल प्रोविजन ही नहीं है तो वो तो देख लेंगे, देख लेते हैं ना अभी क्या बनता है। अभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट सेंसिटिव इशू है, उसको छोड़े पड़े, उस पर क्या बात। ये ऐसा कर लेते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ना नया आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं कर सकेगी और जनरल बाजवा साहब अगले इलेक्शन तक कंटिन्यू रखें। हाँ, एक तजवीज ये है और आपकी तरफ से है, पीटीआई की तरफ से बिल्कुल, ये इमरान खान साहब के प्रोग्राम और ये मुज़ाकरात में ये डिस्कस हो रही है। ये भी नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तो हूँ नहीं टीम में। हाँ, मुज़ाकरात में नहीं है। लेकिन ये आप डेट दे रहे हैं सर, अभी 15 दिन रह गया सिर्फ अक्टूबर खत्म होने में, नवंबर आने में। हाँ, तो ये तो किसी भी हुकूमत तो वो कहते हैं ना हैंगिंग बाय थ्रेड्स है, तो ये तो धागों से बंधी हुई है, इसका क्या है, किस वक्त भी टूट के गिर जाएगी। और अगर ये नहीं होता तो फिर सवाल फिर वही है
नहीं लॉन्ग होता- मार्च, नहीं होता तो फिर लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च, बिल्कुल। और लॉन्ग मार्च आप इस्लामाबाद का घेराव कर लें, वो पता नहीं आप क्या करेंगे, इस्लामाबाद के अंदर बैठ उसकी जाएंगे आप। डिटेल्स बताएंगे फिर आप। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस चल रहा है आपका 25 मई का, वो चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट में देखें, फ्रैंकली ऐसे केसेस लेने ही नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ये फैसले जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं ना करने। सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो आर्टिकल 69 के ऊपर वो स्पीकर की रूलिंग जो है उसको ना किया होता तो शायद आज इतना बड़ा बुरान ही ना होता। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा कि अगर आपका ये सारा थीसिस मान लेते हैं जी कि अक्टूबर ये गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती और ये चीज़ें तब्दील हो जाएगी, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप असेंबली में वापस आ जाएं सर, तो वहां से आके तब्दीली कर लें कुछ जो करनी है। असेंबलियों में मैं आपको बताऊं ना, हम हैं पॉलिटिकल पार्टी और हमने अपने जो फैसले होते हैं वो करने हैं जो लोगों की मंशा है उसके मुताबिक। 36 में से 26 इलेक्शन हम जीते हैं और 2 बयानियों के ऊपर जीते हैं। पहला बयानिया हमारा ये है कि पाकिस्तान शुड बी अ सॉवरेन स्टेट, हमें खुद मुख्तार पाकिस्तान होना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये असम्बलियाँ अपनी नुमाइंदा हैसियत खो चुकी हैं और हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना है। अब जब अवाम जो है वो हमारे इस बयानिए के साथ है, हमें वोट कर रही है, तो मुझे बताएं हम कैसे अवाम के फैसले को निगेट करके असम्बली में चले। ठीक, वैसे कोई भी चीज़ हो ना जो सब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक हकीकत ये है कि आप जितने भी इलेक्शन जीत जाए, मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, PDM इस वक्त गवर्नमेंट में और आप सड़कों पे। हाँ सही है, और इसका एक ही तरीका है, एक डिफेक्टिव पोजीशन है। जमहूरी तरीका यही है कि आप कौमी असम्बली में आके अदम एतमाद करें, इत्तेहादियों को साथ में लाएं, गवर्नमेंट बना लें और अगस्त में जाके इलेक्शन करवा लें। नहीं, अगस्त में मैंने आपको पहले ये कहा, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है अगस्त में इलेक्शन ना होना। मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि आप अपने प्रोग्राम में जो 3-4 बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनको बुला लें, उनसे पूछ लें। ठीक, अगर आप 6-8 महीने, आज देखिए ना, ये बड़ा डार को दरामद करके लाए थे, वो सारा लॉ की भी जो है वो सारी बेड़ा गर्क करके उनको उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। आज क्या हुआ डॉलर के साथ? जो इन्होंने इश्तिहार दे दिए इतने बड़े बड़े, वो बेचारे मिफ्ता इस्माइल को जो इतना शरीफ आदमी है जिसको उन्हें बिठा देते थे कर करा के। आज आपको शरीफ लग रहे हैं? नहीं है तो जब वो मिनिस्टर थे उस वक्त आपको नहीं, शरीफ हम उसको कह रहे थे तुम गलत कर रहे हो, हाँ सब उसको कह रहे थे गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। अब उसको आपने ट्रक के नीचे दे दिया और इस आग डार को सामने चाड़ू पांच करके उन्हें क्या गया, आ गया वो बेड़ा गर्क हो गया। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।